हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग प्रैक्टिस सेशन भी अच्छे से देख रहे होगे। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बताओ ये प्रैक्टिस सेशन आपके कितने काम आ रहे हैं, आपको इनसे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी को लगता है कि नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं ना, कुछ और ऑल्टरनेट निकालेंगे कि आपको और किस चीज़ से हेल्प मिल जाए, या आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो लास्ट टाइम हमने मैथ्स का सेशन लगाया था, आज हमारे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले भाई वही कहता हूँ मैं, जो हर वीडियो में कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने ट्यूशन नहीं भी रखी हुई वो भी, ठीक है, अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें इनको देख के। ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यार। तो आप सैम्पल पेपर भी जैसे लगा रहे होगे, तो एक किस्म से वही है ये। और पी वाई क्यू यहाँ से आपके हो ही जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो ये आपकी एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी से बनाया हुआ है। यहाँ पे बर्नर से लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, तो ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं यहाँ पे। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण आ रही हैं, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखो, लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो, थर्मली डीकम्पोज करा रहे हो। थर्मल डीकम्पोजिशन, ये हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है लेड नाइट्रेट का, ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करा रहे हो ना, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस को जब आप हीट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही मिलेगा आपको। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं वो NO2 गैस की होती हैं, है ना। इसी से क्या निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं NO2 गैस की। तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन है ये पढ़ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो पहले ही ठीक है ना, यही होता है। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो ये आपकी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। बस आपको तो लिख के भी नहीं आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या आ रही है, ब्राउन फ्यूम्स आ रही है। ये क्या कह रहे हैं, लेड ऑक्साइड के कारण ब्राउन फ्यूम्स नहीं आ रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और 3 स्ट्रक्चर में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ए और सी आइसोमर्स हैं हेक्सेन के, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन ए एंड सी। ए और सी हेक्सेन के कैसे होंगे, ये बने तो क्या हुए हैं, ये तो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, कैसे होएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, समझ रहे हो। तो पहला ऑप्शन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना बेटा। अब ए आइसोमर है हेक्सेन का, ए हेक्सेन का एक आइसोमर है। साइक्लोहेक्सेन का कहते तो भी थोड़ा ठीक लगता। बी बेंजीन है, बी तो बेंजीन है, ठीक है, ये तो बेंजीन है ये। सी आइसोमर है हेक्सीन का, नहीं। ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए सैचुरेटेड है, हाँ ये सैचुरेटेड है। क्योंकि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड, बी और सी ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं, बिल्कुल सही। ए साइक्लोहेक्सेन है, हाँ ये बात भी ठीक है। बी और सी बेंजीन के आइसोमर है, ये बात गलत है। तो इसमें आंसर क्या लगेगा आपका, सी। ये सैचुरेटेड है और ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
ठीक है, जब ये नोट वर्ड आता है, देखो इन्होंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा ना दिमाग को शांत रख के आंसर करना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन एनिमल डिफर इन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये आपने क्वेश्चन भी किया हुआ है ना। हर्बीवोर्स में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है कार्निवोर्स से, तो ये तो बात ठीक है, हमें तो जो ठीक नहीं है वो बताना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है भैया, यहाँ पे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक बात है, लीवर से भी जूस आता है। ठीक है, पेनक्रियास से भी यहाँ पे आपके हार्मोन वो भी आते हैं, लाइपेज एंजाइम्स आते हैं। द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, नहीं नहीं नहीं, विलाई यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो डी गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जब भी नॉट करेक्ट वाले आते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मीन्स इसमें आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है। देखो पहला जो है आपका CuSO4.5H2O, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो यही होगा ना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। ठीक है, ये 5 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका नाम क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है। इसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, अनहाइड्रेटेड हो जाएगा ये। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स NaHCO3 को इज हीटेड, जब आप इसको हीट कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक नंबर आपको, दोनों इक्वेशन का आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू इट। ओके, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, और इंसुलिन हमारी बॉडी में करता क्या है। तो देखो भाई, इंसुलिन क्या है, एक पेनक्रियाटिक हार्मोन है। इंसुलिन इज अ पेनक्रियाटिक हार्मोन। It helps in control blood sugar level. ना तो ज़्यादा कम होने देता, फ्रॉम बीइंग टू हाई, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन को, जब हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइकीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइकीमिया। और ना ही बहुत कम होने देता, मीन्स रेगुलेट करके लगता है, और ये जो बहुत कम हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइकीमिया। तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा होने देता ना ही कम होने देता। अगर इसकी बॉडी में कमी हो गई तो इसे कौन सा डिसीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़। ठीक है, कौन सा डिसीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है, हाउ इज़ द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज इंसुलिन इन द ब्लड इज़ रेगुलेटेड। अब इंसुलिन का कितना अमाउंट निकलेगा, किस टाइम पे निकलेगा, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो देखो ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में ब्लड में
ब्लड में शुगर का लेवल कितना है ना। तो इसके लिए आप पे हमारे बॉडी में क्या होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, द टाइमिंग एंड अमाउंट of insulin released is regulated by feedback mechanism. Is regulated by feedback mechanism. The amount of लिखे the amount of insulin released depends upon the increased concentration of glucose in blood. तो भैया ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल है इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अगर ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। इफ़ द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज़ वेरी हाई, इफ़ द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज़ वेरी हाई, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इंसुलिन भी ज़्यादा होगा। तो पेनक्रियास क्या करेंगे, ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रेट करेंगे, देन पेनक्रियास रिलीज हायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन। और अगर कम हुआ तो कम करेंगे पेनक्रियास, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आई नो एक नंबर में है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है और डिपेंड किस पे करेगा, हमारी ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। ठीक है, तो आई होप आपका भी ये क्वेश्चन ठीक होगा, इजी था 2 नंबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, एमीटर की रीडिंग पूछी हुई है और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी हुई है। चलो 1 बाय 1 इसको करते हैं। अब देखो सर्किट डायग्राम सोल्व करने सीखे हैं। यहाँ से अगर हम करंट चलाएं, आई करंट यहाँ से गया, यहाँ पे आई करंट, इसमें आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट जाएगा। अब ये वोल्ट मीटर है, इसका हम रेजिस्टेंस लेके नहीं चलते, ठीक है, आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। तो आई करंट यहाँ से पास करेगा, आई करंट यहाँ से। तो देखो तीनों में से आई करंट पास कर रहा है, तो तीनों में से सेम करंट जा रहा है, तो ये तीनों किस में है, सीरीज़ में है। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है कि टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या शो करता है, एमीटर किसकी रीडिंग शो करता है, मेजर्स करंट। अब इस पूरे सर्किट में जितना करंट चल रहा होगा वही आई करंट इस पूरे सर्किट में चल रहा है, तो आई टोटल जो करंट है वही इसमें से पास कर रहा है। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट। तो रीडिंग ऑफ एमीटर I इज इक्वल टू V बाय R। टोटल वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, तो ये कितना आ गया, 1/2 एम्पियर, या बोलो 0.5 एम्पियर। तो रीडिंग कितनी आएगी, 0.5 एम्पियर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसके अक्रॉस लगा हुआ है, 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही रीडिंग किस में आएगी, इस वोल्ट मीटर में आएगी। अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, है ना, इस टोटल वोल्टेज तो कितनी है, 6 वोल्ट की है।
इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है ये चेक कर लो। V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 1/2, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही होगी 2 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट में से ये वाला रजिस्टर कितने वोल्ट लेके जा रहा है 2 वोल्ट लेके जा रहा है, बाकी के जो 4 हैं वो 6 और इनमें बचेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपका। 3 नंबर में हर एक क्वेश्चन के आपको एक एक मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर और इसका 1 नंबर। तो देख लो आपने कितने ठीक किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा a ray diagram to show the refraction of ray of light through a triangular glass prism and mark it on angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation। तो ये तीनों चीज़ें इस पे मार्क करनी है। क्लियर है, तो चलो बनाते हैं भाई। ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई और ये ट्रायंगल प्रिज्म से पास हो गई, ऐसे निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मेज़र करना है। तो जहाँ पे भी रे ऑफ लाइट टकराती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एमर्जेंट रे है, यहाँ पे जो एंगल बना आपका ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और अब देखो, अगर कोई मीडियम ना होता तो ये रे ऐसे जाती, लेकिन अब ये इतने एंगल पे क्या हो गई, डेविएट हो गई। इतने एंगल पे क्या होगी, डेविएट होगी। इन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन को डी से लिखा है तो हम भी डी से लिखते हैं। तो आई क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डी क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। और ई क्या हो गया, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तीन नंबर का क्वेश्चन है, ये हो गया। व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ रे अ बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। भैया अगर इस पर आप वाइट लाइट डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, है ना। तो गिव रीजन फॉर द फिनोमेना दैट अकर्स इन दिस केस। तो भैया इस केस में क्या होएगा, हम सबको पता है इस केस में क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना, इसे क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट the splitting of white light into its constituent colors, ऐसे लिखते हैं, into its constituent colors is called dispersion of light, is called dispersion of light। अब ये भी पूछा हुआ है कि ये डिस्पर्जन हुआ क्यों है। तो डिस्पर्जन का रीज़न क्या होता है, देखो जब भी प्रिज्म से लाइट पास करेगी, ठीक है, प्रिज्म से लाइट पास करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, हर एक कलर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक कलर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट कर जाती है, स्पीड अलग अलग होने के कारण। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, the dispersion of white light occurs because the colors of white light, जो भी कलर्स हैं वाइट लाइट के, ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड।
different speeds through glass prism. तो स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, कोई एलिमेंट Y है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, X और Y में जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो बताओ। ठीक है, जब ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, नाम लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, क्या बनेगा। व्हाट वुड हैपन इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो क्या होगा। ठीक है, आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज जब होगा तो कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा और कौन सा आयन एनोड पे जाएगा। चलो भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को लेंथी नहीं बोलूँगा। ठीक है, लेकिन करने में तो मज़ा आएगा। X एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,8,2। Y एटॉमिक नंबर 17, इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,8,7। और जब ये आयनिक कंपाउंड जब ये कंबाइन करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो X के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और Y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 हैं, तो ये लो 7, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये क्या बना, X 2+ और Y 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2- और यहाँ पे कितने हैं, 2 Y हैं। कितने Y हैं, 2। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, XY2। क्या लिख सकते हैं, XY2। अब हमें इसका नाम भी बताना है, तो फॉर्मूला हमारा बना XY2 और एटॉमिक नंबर से हमें पता चला कि X क्या है, मैग्नीशियम है, Mg है, और Y क्या है, क्लोरीन है, Cl। तो फॉर्मूला क्या बना, MgCl2 और नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन से MgCl2 के एक्वस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो ये आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करोगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कौन से आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Mg2+ और 2 Cl- निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब आप बनाओगे तो ये आपका क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये रहेगा आपका एनोड। और यहाँ पे देखो Mg2+ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव की साइड भागेगा, है ना। तो कैथोड पे कौन सा हो जाएगा, एट कैथोड उन्होंने पूछा हुआ है, कैथोड पे कौन सा आयन आएगा, मैग्नीशियम आयन आएगा, और एनोड पे कौन सा आयन आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। एनोड पे कौन सा आयन आएगा, क्लोराइड आयन आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये करने में। आज के लिए इतना ही था। आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बने हैं, ये चीज़ आप चेक कर लो। अगर अच्छा 90+ आपकी एक्यूरेसी आ रही है, एक्यूरेसी इन द सेंस आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स चेक कर लो। अगर 90+ बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर उससे कम बन रहे हैं तो बेटा आपकी रिवीजन में कमी है। ठीक है, तो रिवाइज ज़्यादा करो। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।